हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार पहला पार्ट चल रहा था केमिस्ट्री का विलियन, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 विलियन चल रहा था और हम लोग इसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम इस पे 1.18 से लेके, ठीक है, 1.18 से लेके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो 1.1 से 1.17 तक के क्वेश्चन है उनको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, मतलब कि आपके 18वें नंबर क्वेश्चन से आपके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर बात करें, ये पार्ट 5 है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी बुक पे जो आपके अभ्यास प्रश्न है, ठीक है, अभ्यास प्रश्न वाले क्वेश्चन है, तो वो उसका पार्ट 5 वीडियो, ये जो वीडियो देख रहे हो आप लोग पार्ट 5 है। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व करा दिए हैं। आज 1.18 से लेके आगे तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भैया सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। और जिसने अभी तक इसके पहले के क्वेश्चंस को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 विलियन जो है उसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल 1.18 से लेके आगे तक के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सब लोग यार कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से समझना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, 114 ग्राम ऑक्टेन में किसी आवासशील विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम मोल इनवर्स की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का 80% रह जाए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको इनको जरूर तैयार करना है। सिंपल सी बात है, 114 ग्राम ऑक्टेन है और इसमें किसी आवासशील विलेय जिसका मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम मोल इनवर्स की कितनी मात्रा हम लोग घोलें जिससे ऑक्टेन का वाष्प दाब पहले से घटकर मूल का 80% रह जाए। मतलब पहले से घटकर 80% रह जाए, कितनी मात्रा हम आवासशील विलेय की घोले कि जो आपका वाष्प दाब है वो घटकर 80% रह जाए। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या कहा गया है पहले वो नोट किया जाता है। क्वेश्चन जब भी कोई भी सवाल सॉल्व करो पहले जो दिया हो वो नोट करो, फिर आगे समझेंगे क्या क्या करना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास है 114 ग्राम ऑक्टेन, तो पहले लिखते हैं, सॉल्व करते इसे। हमारे पास है 114 ग्राम ऑक्टेन, ठीक है। ऑक्टेन है, ऑक्टेन क्या होता है, एक प्रकार का एल्केन होता है। ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं, 8 कार्बन होते हैं और इसका जो सूत्र होता है वो होता है C8H18, ठीक है। सबको सूत्र बताए ना, एल्केन क्या होता है CnH2n+2, तो 8 कार्बन, तो 8 का दुगना और 2 जोड़ दो, 8 दूना 16 + 2 मिला के 18, तो C8H18 ये होता है ऑक्टेन का सूत्र। तो आपको 114 ग्राम ऑक्टेन दिया गया है। कह रहा है एक आवासशील विलेय है आपके पास, आवासशील, ठीक है, आवासशील विलेय है जिसका मोलर द्रव्यमान दिया गया है, तो वो नोट कर लो, आवासशील विलेय, ठीक है। आवासशील विलेय का क्या दिया गया है, मोलर द्रव्यमान, या कह सकते हो अणुभार दिया गया है। मोलर द्रव्यमान भैया आपको दिया गया है कितना, 40 ग्राम मोल इनवर्स, इतना आपको दिया गया है, 40 ग्राम मोल इनवर्स दिया गया है। अब कह रहा है आवासशील विलेय की कितनी मात्रा घोली जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब जो हो घटकर मूल का 80% रह जाए। सिंपल सी बात है कि पहले आपके पास क्या है, ऑक्टेन है, पहले आपके पास क्या है, ऑक्टेन है केवल, ठीक है, केवल ऑक्टेन है। तो उसका जो वाष्प दाब होगा, ऑक्टेन आपका विलायक है क्योंकि तभी तो आवासशील विलेय घोला जा रहा है। ध्यान से समझोगे तो पूरा सवाल समझ में आएगा। क्या है, क्या रहा है समझो। आपके पास अभी केवल ऑक्टेन है, आवासशील विलेय मान लो नहीं है, केवल ऑक्टेन है। तो ऑक्टेन क्या है, अभी विलायक है। तो शुद्ध अवस्था में जो विलायक का वाष्प दाब होता है उस पर हमने राउल्ट के नियम पे क्या पढ़ा था, उस शुद्ध अवस्था पे वाष्प दाब को हमने क्या माना था, P0 माना था, ठीक है। उस शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब को हमने क्या माना था, P0। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना ऑक्टेन का प्रारंभ में वाष्प दाब, माना ऑक्टेन का प्रारंभ में वाष्प दाब, या मतलब प्रारंभिक स्थिति पे भी लिख सकते हो, प्रारंभ में वाष्प दाब, ठीक है। ऑक्टेन का जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है उसे हम लोग मान लेते हैं क्या, P0 मान लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अब आगे पढ़ो। कह रहा है कितनी मात्रा घोली जाए किसकी, आवासशील विलेय, भैया इसमें कितना घोल दे, आवासशील विलेय
कितना घोल दें कि इसकी मात्रा वाष्प दाब की बदल जाए। ठीक है, इस अवाष्पशील विलेय की मात्रा पूछी जा रही है, कितनी इस ऑक्टेन पे घोल दे कि जो वाष्प दाब हो घटकर 80% रह जाए। तो देखो अभी जो ऑक्टेन का वाष्प दाब है वो अभी P0 है, मतलब ऑक्टेन विलायक है तो विलायक का वाष्प दाब P0। जब विलायक पे अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब मिलता है हमें, जिसे P बोलते हैं। तो यहाँ पर से जो विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा, विलयन का वाष्प दाब वो कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। ये अभी एकदम सिंपल सी बात कर रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन पे ज़्यादा है भी नहीं हम लोग। ठीक है, सिंपल आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जब हमने आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया था। ठीक है, उस पर क्या होता है, जब कोई मान लो आपके पास विलायक जैसे ऑक्टेन है, उसका वाष्प दाब जो शुद्ध अवस्था पे होता है उसे P0 बोलते हैं। जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, और जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो होता है P। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा घोल दी जाए कि ऑक्टेन का वाष्प दाब घटकर मूल का अर्थात प्रारंभ का 80% रह जाए। मान लो पहले आपका P0 था तो P0 से घट के क्या रह जाए, 80%, P0 का 80% रह जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग P0 को 100 मान लें, अगर P0 को 100 मान लें तो अब जो आपका अगला वाष्प दाब आएगा ऑक्टेन का वाष्प दाब वो क्या होगा, घट कर इस पहले वाले का 80% रह जाएगा, मतलब अब क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, यहीं पे आपको समझना है। देखो क्या कहा गया, सबसे पहले आपसे कहा गया था कि आपके पास 114 ग्राम ऑक्टेन है, इस पे अवाष्पशील विलेय जिसका मोल द्रव्यमान 40 ग्राम मोल इनवर्स है, इसकी कितनी मात्रा घोल दी जाए कि जो ऑक्टेन का वाष्प दाब हो वो घट कर प्रारंभ का या मूल का 80% रह जाए। तो हमने माना ऑक्टेन का प्रारंभ में वाष्प दाब परसेंट में दिया गया है, इसलिए हमने P0 को 100 के इक्वल मान लिया। परसेंट का मतलब 100 होता है, तो इसलिए हमने इसे 100 के इक्वल मान लिया। फिर कहा गया जब आपका अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है 80%। तो जब अवाष्पशील विलेय घोला जाएगा तो कौन सा वाष्प दाब प्राप्त होगा, विलयन का वाष्प दाब, जिसे P बोला जाता है, और वो 80% हो जाएगा। मतलब 100 का 80% कितना होगा, 100 का 80% निकालोगे तो 100 गुणा 80/100, मतलब 100 से 100 कैंसिल, बचेगा 80। ठीक है, तो 80 आपका आ जाएगा विलयन का वाष्प दाब। आप क्वेश्चन कह रहा है कि अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा घोली जाए, मतलब अवाष्पशील विलेय की मात्रा पूछी जा रही है क्वेश्चन पे। अवाष्पशील विलेय की मात्रा क्वेश्चन पूछ रहा है, यही आपको बताना है। ठीक है, अवाष्पशील विलेय की मात्रा। तो पहले क्या पता किया को, कोई भी क्वेश्चन है पहले पता क्या करो, ये आपके पास दिया क्या है और आपको निकालना क्या है, इतना पता कर लेगा तो क्वेश्चन एकदम आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहले देख सकते हो इतना अब हमें पता चल चुका, हमें अवाष्पशील विलेय की मात्रा निकालनी, एकदम सिंपल वे पे निकालेंगे। ठीक है, अभी देखना, सबसे पहले 114 ग्राम ऑक्टेन अवाष्पशील विलेय जिसका मोल द्रव्यमान इतना, हमने मान लिया ऑक्टेन का प्रारंभ में वाष्प दाब P0 है जो कि शुद्ध अवस्था पे होता है। तो जब 80% कह रहा है तो उसे 100 मान लो, और जब अवाष्पशील विलेय मिलाओगे तो जो विलयन का वाष्प दाब P आएगा वो क्या होता है, पहले का 80% रह जाता है, मतलब पहले का अगर 100 है तो अब 80% रह जाएगा, मतलब 100 का 80%, 100 गुणा 80/100, मतलब कि 80। तो आपको निकालना क्या है, अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा, तो मतलब मात्रा निकालनी है तो अवाष्पशील विलेय की मात्रा निकालनी। सिंपल आप राउल्ट के नियम वाला सूत्र लगा दो। राउल्ट के नियम का सूत्र होता है P0 माइनस P बटे में P0 इक्वल टू एक्स, और एक्स क्या होता है, विलेय का वाष्प दाब होता है, तो सिंपल एक्स विलेय लिख सकते हो। ये होता है सूत्र आपके पास, P0 माइनस P बराबर एक्स विलेय। सिंपल सा सारे मान रख के आंसर निकाल सकते हो। P0 की वैल्यू कितनी है, 100, तो यहाँ पे 100 रख दो, माइनस P की वैल्यू 80 है तो 80 रख दो, बटे में P0 की वैल्यू 100 तो 100 रख दो। ठीक है, एकदम सिंपल सा पूरा आपका आंसर आ जाएगा। बस ये समझ गए कि निकालना क्या है, दिया क्या है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एक्स विलेय, एक्स विलेय का मतलब है विलेय का मोल अंश। तो विलेय का मोल अंश कैसे निकाला जाएगा, विलेय के मोल बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। जिसका मोल अंश हो उसके मोलों को ऊपर रखो पहले, तो यहाँ पर से विलेय के मोल बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। ठीक है, प्लस विलायक के मोल, ये सिंपल सा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले इसे इतना सॉल्व करने, या क्या करते हैं हम लोग, पहले ये जो मोल अंश है आपका, ये जो आपका विलेय का मोल अंश है, इसको निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, विलेय के मोलों की और विलायक के मोलों की। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग विलेय और विलायक के मोल अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर इस पर रखेंगे तो हमारा आंसर अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना, पहले यहाँ पे आप लोग विलेय और विलायक के मोल निकाल लो। ठीक है, विलेय के मोल अलग निकाल लेते, विलायक के अलग निकाल लेते, तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं विलेय के मोल,
ठीक है, सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या का भार बटा अणु भार। अगर विलेय के मोल निकाल रहे हो तो विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। विलेय का भार तो आपको दिया नहीं गया, विलेय का भार तो निकालना ही है, अवाष्पशील विलेय की मात्रा या उसका भार तो हमें निकालना ही है, तो इसे मान लेते हैं स्मॉल w के इक्वल। ठीक है, भार को मान लेते हैं अवाष्पशील विलेय का w है। अणु भार या मोलर द्रव्यमान आपको ये दिया गया है 40 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये मोलर द्रव्यमान को अणु भार ही बोलते हैं, तो ये अणु भार आ जाएगा 40। ठीक है, देख लो सिंपल, अवाष्पशील विलेय की मात्रा को w मान लिया, ये हो गया 40। अब यहाँ पर से ये विलेय के मोल निकला है, विलायक के भी निकाल लेते हैं। तो विलायक के मोल का सूत्र हो जाएगा विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, विलायक के मोल का सूत्र हो जाएगा विलायक का भार बटे में विलायक का अणु भार। तो विलायक का भार कितना है आपके पास, विलायक कौन है, ऑक्टेन। ऑक्टेन ही तो विलायक, तभी तो उस पर अवाष्पशील विलेय बोला गया। तो आप ऑक्टेन का भार है 114 ग्राम, तो 114 ग्राम है ऑक्टेन का भार। अणु भार हमें ऑक्टेन का निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग साइड पे ऑक्टेन का अणु भार निकाल लेते हैं। ऑक्टेन C8H18 का अणु भार, यहाँ पे अणु भार इसका निकालते हैं। ठीक है, तो देखो कार्बन का होता है 12, 8 कार्बन है तो 12 गुणे 8 लिख लो, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 18, तो 1 गुणे 18, तो 12 8 96 और 18 मिला के हो जाएगा 114। सिंपल देख लो, कार्बन का 12 होता है, 8 कार्बन तो 12 गुणे 8 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणे 18 जोड़ दो, 114 अणु भार आ जाएगा। तो वहाँ पे रख देते हैं वैल्यू, तो 114 अपॉन में 114 आ जाएगा, 114 से 114 काट दो, 1 आ जाएगा आपका क्या, विलायक के मोल। 1 आ जाएगा विलायक के मोल, क्योंकि भार ये दिया गया है, अणु भार निकालोगे तो वो भी 114 आ रहा है, तो भार बटा अणु भार होता है, तो 114 बटे 114 बराबर 1 आ जाएगा मोल किसका, विलायक का। और विलेय का मोल क्या निकला है, भार बटा अणु भार। भार तो हमें निकालना ही है, विलेय की मात्रा तो w मान लिया, अणु भार हो गया 40, ये आपको दिया गया था उस पर। ठीक है, आप सारी वैल्यू रखो, आंसर निकाल लो। ठीक है, तो 100 से 80 घटाते हैं यहाँ पे पहले, तो 100 से 80 जाएगा 20 बटे 100 बराबर विलेय के मोल आपने निकाले W/40 या W/40 रख दो, बटे में यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, विलेय के मोल W/40 प्लस विलायक के मोल निकले हैं 1, तो 1 रख दो, सारी वैल्यू रख दिया सिंपल। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं किया, विलेय के मोल W/40 आए रख दिया, विलेय के मोल W/40 प्लस विलायक के 1। अब यहाँ पर से आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से आंसर हम लोग निकालते हैं। तो देखो अब हमें सारी वैल्यू तो पता है, बस सॉल्व करना है। 20 से 100 को काट दो, 20 पंचे 100, तो बच जाएगा 1/5 बराबर। ठीक है, 20 से काट दिया, 20 पंचे 100, 1/5 बचा। उधर है W/40, ऊपर है W/40 बटे में, देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, W/40 प्लस 1 है तो इसको बटे में 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर से 40, और जब 40 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे 40 का 40 पे भाग दोगे 1 का W से गुणा 1 बचेगा, प्लस 1 का 40 पे भाग दोगे 40 का ऊपर वाले 1 से गुणा 40। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। देख लो सिंपल सी बात है, 20 से काटा था 100, 1/5 W/40 और बटे में W/40 प्लस 1/1। एलसीएम ले लेना, 40 आएगा नीचे और ऊपर बचेगा 40 का 40 विभाग 1 आएगा, 1 का W से गुणा W हो जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा W हो जाए। ठीक है, एलसीएम लेना सबको आता है ना, सिंपल 40 का 40 पे भाग दोगे 1 आ जाएगा, 1 का W से गुणा W प्लस 1 का 40 पे भाग 40 और 40 का 1 से गुणा 40। ठीक है, आप देखो ऊपर भी 40 नीचे भी 40, तो 40 से 40 हो जाएगा कैंसिल, इधर बचेगा 1/5, उधर बचेगा W बटे में W प्लस 40। ठीक है, W बटे में W प्लस 40, देख सकते हो W बचा, इधर W प्लस 40। सॉल्व करो, इधर तिरछा गुणा कर दो, W प्लस 40 का इस 1 से गुणा हो जाएगा और 5 का W से, तो W प्लस 40 बराबर 5W। ठीक है, देख सकते हो W प्लस 40 का 1 से गुणा, W प्लस 40 है 40, 5 का W से गुणा 5W। अब ये W उधर चला जाएगा तो 40 बराबर 5W माइनस W, तो 5W से 1W जाएगा, 4W बराबर 40। W का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 40/4, 4 से काट दो, 4 दाम 10, तो यहाँ पर से आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, अवाष्पशील विलेय का भार आएगा W बराबर 10। लिख देते अवाष्पशील विलेय की मात्रा, अवाष्पशील विलेय की मात्रा बराबर 10 ग्राम, आंसर 10 ग्राम
और यही आपके पास आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देख सकते हो आपने कैसे W की वैल्यू निकाली। W क्या था, वही तो था आवासफसील विलेय का भार या आवासफसील विलेय की मात्रा। तो सिंपल W की वैल्यू निकाल दी, यही आपका आवासफसील विलेय की मात्रा है जो कि 10 ग्राम आ चुकी है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख सकते हो कैसे एकदम सिंपल वे पे सॉल्व किया। पहले ये समझ लिया करो क्वेश्चन पे दिया क्या है, उस पर निकालना क्या है, फिर जब आपको पता चल जाएगा दिया क्या है निकालना क्या, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे पहले इसके अलग अलग मोल निकाल लिए थे और रखा, आपका पूरा आंसर ही आपके सामने। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। 18वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ रहा हो यार तो वीडियो को भी लाइक कर लो और कमेंट करके भी बता दिया करो हाँ भैया समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की ओर, क्वेश्चन नंबर 1.19। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो सब लोग। ठीक है, तो अब भैया जो अगला नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो आप खुद जान जाओगे क्वेश्चन कितना ज़्यादा मस्त है। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप इसे कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको मस्त तरीके से देखो इसे। क्वेश्चन नंबर 1.19 या 19वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है। एक विलयन जिसे एक आवासफसील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है, उसका 298 केल्विन ताप पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है जिससे उसका नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर 2.9 किलो पास्कल हो। तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला नंबर विलेय का मोलर द्रव्यमान, दूसरा नंबर 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, आप लोग खुद पढ़ो और खुद बताओ कैसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक विलयन है आपके पास। ठीक है, पढ़ लो। एक विलयन है जिसे एक आवासफसील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में घोल के बनाया गया है। पहले आपके पास क्या है, आपके पास एक विलयन है जिसमें 30 ग्राम आवासफसील विलेय है, 30 ग्राम विलेय है और क्या किया गया है उसमें 90 ग्राम जल को घोला गया है। तब आपका एक क्या बना है, विलयन बना है। ठीक है, क्या कहा गया, आपके पास एक विलयन है जिसमें आवासफसील ठोस के 30 ग्राम विलेय और 90 ग्राम जल को जल में विलीन करके बनाया गया। मतलब पहला विलयन है जिसमें 30 ग्राम विलेय और 90 ग्राम जल है, वो विलयन बनाया गया। 298 केल्विन पर इसका वाष्प दाब, जो विलयन का वाष्प दाब है उसका वाष्प दाब कहा गया, उसका 298 केल्विन ताप पर वाष्प दाब। किसका, इसी विलयन का। विलयन के बाद उसका लगाए तो विलयन का वाष्प दाब है ये कंफ्यूज यहाँ पे ना होना। ठीक है, एक विलयन कहा गया फिर बाद में उसका 298 केल्विन ताप पर वाष्प दाब, मतलब ये विलयन का वाष्प दाब दिया गया है 2.8 किलो पास्कल। ठीक है, किसका वाष्प दाब है ये आपका, विलयन का वाष्प दाब है 2.8 किलो पास्कल। अब कहा गया विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है। अब इसी विलयन पे 30 ग्राम विलेय जो था आपका, 30 ग्राम विलेय और आपका जो 90 ग्राम जल था, अब इसमें 18 ग्राम और जल मिलाया जाता है जिससे 90 और 18 मिलके 108 ग्राम जल हो जाता है। तब उसका नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर 2.9 किलो पास्कल हो। तो आपको निम्नलिखित की गणना करनी है। पहले विलेय का मोलर द्रव्यमान, फिर 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब। दो चीज़ें आपके पास हैं भैया। आपके पास पहले एक विलयन आपसे कहा गया, एक विलयन है जिसे आवासफसील ठोस जिसमें या आवासफसील विलेय जो है 30 ग्राम 90 ग्राम जल है, उसका वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। फिर उस पर क्या किया जाता है, 18 ग्राम जल और मिला दिया जाता है जिससे 90 ग्राम जल से हो जाता है 108 ग्राम जल। और आपका तब नया वाष्प दाब 2.9 किलो पास्कल है। तब विलेय का मोलर द्रव्यमान और 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब ज्ञात करो। ठीक है, ये बात है। तो देखो इतनी चीज़ें आपके पास है। पहले अब जो चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है उसे लिखते हैं, क्योंकि आपके पास अब है क्या, इस क्वेश्चन पे दो विलयन बन गए। पहले विलयन पे 30 ग्राम विलेय और 90 ग्राम जल, दूसरे विलयन पे 30 ग्राम विलेय और 108 ग्राम जल। मतलब दो आपके पास विलयन है, पहला ये दूसरा ये, और दोनों के वाष्प दाब भी अलग अलग है। तो दो समीकरण इस पर बनेंगे। पहला राउल के नियम से इसका एक नया समीकरण बनेगा, इसका एक नया समीकरण बनेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तब ये दोनों मान निकलेंगे, क्योंकि विलयन हमारे पास दो हैं। ठीक है, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ से लिखते हैं सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तब समझाएं। आपसे कहा गया एक विलयन जिसे एक आवासफसील ठोस, और आपको पता है यहाँ पे दो विलयन बनेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर से पहले विलयन में क्या क्या चीज़ है पहले वो लिख देते हैं। पहले विलयन में हमारे पास क्या क्या चीज़ है। पहले विलयन में है 30 ग्राम आपके पास आवासफसील ठोस या आवासफसील विलेय,
30 ग्राम विलेय है पहले विलियन पे, और 90 ग्राम जल है, 90 ग्राम जल है, ठीक है। और कहा गया है कि आपको जल में विलीन करके बनाया गया 298 केल्विन पर वाष्प दाब किसका, विलियन का, उसका वाष्प दाब लिखा है ना, तो विलियन का वाष्प दाब आपको दिया गया, विलियन का वाष्प दाब, विलियन का वाष्प दाब कितना दिया गया है 2.8 किलो पास्कल। ये पहले वाले विलियन की बात है। फिर कहा गया विलियन में 18 ग्राम और जल मिलाया जाता है, तो अब दूसरा विलियन बन जाएगा। दूसरे विलियन में लिखते हैं, दूसरे विलियन में क्या हो जाएगा, आपका विलेय तो उतना ही रहेगा क्योंकि जल केवल मिला रहे हो ना, तो विलेय तो 30 ही ग्राम रहेगा। विलेय तो मिलाया नहीं रहे हो, केवल क्या कर रहे हो, विलीन करके बनाया जाता है। नीचे कहा गया था कि विलियन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, मतलब केवल जल मिलाया जाता है, तो विलेय आपका 30 ही ग्राम रहेगा। तो दूसरे विलियन में विलेय तो आपका 30 ही ग्राम रहेगा, लेकिन जो विलियन हो जाएगा, विलियन 90 था पहले, अब 18 और मिला दोगे तो विलियन कितना हो जाएगा, विलियन पहले 90 ग्राम था, अब 18 और मिला दोगे तो 90 + 18 मिला के 108 ग्राम आपका विलियन हो जाएगा। और फिर कहा गया तब इसका नया वाष्प दाब, तब विलियन का नया वाष्प दाब कितना हो जाता है वो भी लिख दो, विलियन का नया वाष्प दाब कितना हो जाता है। तब विलियन का जो नया वाष्प दाब हो जाता है वो 2.9 किलो पास्कल हो जाता है, 2.9 किलो पास्कल। और एक चीज़ और जान लो, विलियन के वाष्प दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर से पी लिख लेना इसको, ठीक है। ये पी हो जाएगा, ये भी पी हो जाएगा। ये विलियन का वाष्प दाब दो आपके पास दिए गए हैं, पहले विलियन के लिए अलग है, दूसरे विलियन के लिए अलग है, ठीक है। इतनी सी वैल्यू है, दो चीज़ें पूछी गई हैं, विलेय का मोलर द्रव्यमान कहो या अणुभार कहो, विलेय का अणुभार बताओ, 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब बताओ। तो कैसे निकाला जाए, खुद दिमाग लगाओ कैसे निकाला जाए, ठीक है। इसको इरेज कर दें क्योंकि इसका तो कोई काम बचा नहीं अब, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। सिंपल, यहाँ पे 30 ग्राम विलेय 90 ग्राम जल, वाष्प दाब आपको विलियन का दिया गया है, और इस पर 30 ग्राम विलेय, विलियन 108 ग्राम, विलियन का वाष्प दाब इस पर भी दिया गया है। तो ये सारी वैल्यू आपके पास है, आगे हम आपको सॉल्व करके इसको दिखाते हैं, ठीक है। पहले जो दिया हो क्वेश्चन पे वो नोट कर लिया करो, फिर आगे क्वेश्चन एकदम सिंपल वे पे सॉल्व होगा। सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं। देखो, पहले विलियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउल्ट का नियम लगाते हैं। पहले विलियन में राउल्ट का नियम लगाने पर, ठीक है, पहले विलियन में पहले क्या लगाते हैं, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम का सूत्र होता है P0 - P बटे में P0 = x विलेय, ये सूत्र होता है, ठीक है। P0 - P बटे में P0 = x विलेय, ठीक है। तो P0 तो हमें पता नहीं है, P हमें पता है। P0 तो पूछा ही गया, जल का वाष्प दाब, जल क्या होता है, विलायक, तो विलायक का वाष्प दाब मतलब P0 पूछा गया है। यहाँ इस सूत्र पे P0 विलायक का वाष्प दाब है, P है विलियन का वाष्प दाब। तो आपसे क्वेश्चन पे 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब पूछा गया है, मतलब कि विलायक का वाष्प दाब पूछा गया है। तो सिंपल P0 तो हमें निकालना ही है, तो P0 को वैसे ही लिख रहने दो, P0 - P। P की वैल्यू है यहाँ पे पहले विलियन के लिए अलग देखना, 2.8 किलो पास्कल है, तो 2.8 रख दो बटे में P0 = x विलेय। x विलेय का क्या मतलब है, x विलेय का मतलब है विलेय का मोल अंश। तो मतलब कि आपका पहले ऊपर क्या आ जाएगा, विलेय के मोल, विलेय का मोल अंश क्या हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे विलेय के मोल बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलेय के मोल भैया लिखा, प्लस लगा के लिख देंगे विलायक के मोल, विलायक के मोल, ठीक है। ये सिंपल सी बात हो जाएगी, देख लो, एकदम सिंपल है यार। विलेय के मोल अंश लिखना है, जिसका मोल अंश लिखना हो उसके मोल पहले ऊपर लिखो बटे में दोनों के मोल, विलेय प्लस विलायक के मोल, ठीक है। अगर यहाँ पे विलायक का मोल अंश होता तो ऊपर विलायक के मोल लिखते, बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ठीक है। अब बात आती है विलेय के मोल। विलेय के मोल कैसे लिखा जाए यार, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे विलेय की मात्रा 30 ग्राम है और विलायक की मात्रा 90 ग्राम। जल क्या है, विलायक, जब एक विलेय तो दूसरा कौन हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है। जल 30 ग्राम और विलेय 30 ग्राम और जल 90 ग्राम, अर्थात विलेय कम है। जब विलेय कम हुआ करे तो नीचे वाले को, इस वाले को आपको क्या मान लेना है, नगण्य मान लेना है। इस वाले को क्या मान लेना है, नगण्य मान लेना है। यहाँ पर से आ जाएगा P0 - 2.8 बटे में P0 = विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे में विलायक के मोल,
ठीक है। किया क्या हमने, इस वाले विलेय के मोल को हमने नगण्य क्यों मान लिया, नीचे वाले को नगण्य क्यों मान लिया। जब भी आपको विलेय का जो भार हो वो कम दिखे और विलायक का भार ज़्यादा दिखे तो आप नीचे वाले विलेय के मोल को नगण्य मान सकते हो। नगण्य का मतलब उसे नेग्लेक्ट मान सकते हो, क्योंकि वो बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, इसलिए उसको हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पर से केवल इतना बचेगा, P0 माइनस 2.8 बटे में P0 इक्वल टू विलेय के मोल बटे में इस वाले विलायक के मोल, और इस वाले को आपको नगण्य मान लेना है। ठीक है, इस वाले को आपको नगण्य मान लेना है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है हमें। ठीक है, विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आगे सॉल्व करते हैं। तो P0 माइनस 2.8 बटे में P0 इक्वल टू विलेय के मोल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विलेय का भार। ठीक है, ब्लैक से लिख दे तो आपको दिखे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। यहाँ पर से P0 माइनस 2.8 बटे P0 इक्वल टू विलेय का मोल का फॉर्मूला हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटा अणुभार किसका, विलेय का, और अपॉन में विलायक के मोल का फॉर्मूला होगा विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलायक का अणुभार। ठीक है, आप सारी वैल्यू रख दो और निकाल लो भैया। ठीक है, तो P0 माइनस 2.8 बटा P0 तो वैसे ही आ जाएगा इक्वल टू विलेय का भार। विलेय का भार आपको पता है, पहले वाले विलेयन के लिए देखना। ठीक है, इस वाले का ना लिख देना, क्यों, लेकिन इसमें तो सेम ही है, विलेय तो सेम है लेकिन विलायक अलग। ठीक है, तो पहले वाले विलेयन में कितना है, 30 ग्राम है, तो 30 ग्राम रख दो बटे में विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार तो आपको पता नहीं है, विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार तो आपको निकालना ही है। ये जो मोलर द्रव्यमान इसे अणुभार बोलते हैं, यही आपको निकालना है। तो इसे हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं कि ये स्मॉल m है। अपॉन में विलायक का भार। विलायक का भार ये आपको कहीं दिया गया था, पहले वाले विलेयन के लिए है 90 ग्राम बटे में विलायक का अणुभार। अणुभार विलायक कौन है, जल है, तो यहाँ पर आप साइड पे जल का अणुभार निकाल लो। जल का अणुभार तो निकाल सकते हो ना, जल का अणुभार। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 प्लस 2 मिला के 18 आ जाएगा अणुभार इसका। सिंपल सी बात थी यार, विलेय का भार तो 30 था, हमने लिख दिया पहले वाले विलेयन के लिए। अणुभार हमें तो निकालना ही है तो उसे m मान लिया। फिर बटे में विलायक का भार। विलायक का भार है 90 ग्राम, अणुभार निकाला, विलायक कौन है, जल, तो जल का अणुभार 18 आया, 18 रख दिया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है यार, ये जान लो आप लोग। यहाँ पर से P0 माइनस, देखो P0 माइनस 2.8 बटा P0 है, इस P0 का अलग अलग भाग दे देते हैं। तो P0 बटा P0 माइनस 2.8 बटा P0 बराबर, देख सकते हो क्या किया है, इस P0 का इस P0 पे अलग अलग भाग दे दिया, मतलब दोनों पदों पे, इस पे और इस पे, दोनों पे अलग अलग भाग दे के लिख दिया P0 बटा P0 माइनस 2.8 बटा P0। यहाँ पे 30 बटा m था, और ये जो आपका 90 बटा 18 है उल्टा होके कितना आ जाएगा, 18 बटा 90, 18 बटा 90। ठीक है, देख लो ध्यान से, ये जो 30 बटा m 90 बटा 18 था, तो ये 90 बटा 18 ऊपर क्या आ जाएगा, 18 बटे 90। यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 18 से 90 काटो, 18 पंचे 90, 5 छक्के 30, 6 आ गया। P0 से P0 काटो 1, तो 1 माइनस 2.8 बटा P0 इक्वल टू 6 बटा m। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये पहले विलियन के लिए समीकरण बना है। ठीक है, ये पहले विलियन के लिए समीकरण 1 मान लिया हमने। ये जो P0 है, ये P0 ही है आपका जल का वाष्प दाब। P0 क्या होता है, विलायक। P0 होता है विलायक, तो विलायक है जल, तो यही है जल का वाष्प दाब। और ये जो m लिखा है, यही है विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यही P0 और यही m आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, आपको पहले दूसरे विलियन के लिए भी यही समीकरण प्राप्त करना होगा, तब जाके निकलेगा। अब लिखते हैं यहाँ से दूसरे विलियन के लिए, दूसरे विलियन में। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, अगर यहाँ से समझ के रहोगे ना तो कर लोगे पेपर पे। तो दूसरे विलियन के लिए भी यही फॉर्मूला लगा दो, P0 माइनस P। ठीक है, दूसरे विलियन के लिए भी यही फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा, P0 माइनस P बटे में P0 इक्वल टू x विलेय। ठीक है, तो P0 कितना है, P0 इस पे कितना है आपका, P0 तो पता ही नहीं, P0 ही तो निकालना। P आपको पता है 2.9। दूसरे विलियन के लिए देख सकते हो, ये दूसरा विलियन, दूसरे विलियन के लिए 2.9, तो P0 तो निकालना ही है। तो P0 माइनस 2.9 बटा P0
इक्वल टू एक्स विलेय। एक्स विलेय का यही मतलब हो जाएगा सिंपल विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। और विलेय के मोल को आप नगण्य मान लोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 30 ग्राम क्या है, ये विलियन क्यों लिख दिया था यार, विलायक है ना। विलायक में देखो 90 ग्राम जल था तो उस पर 18 ग्राम और मिलाया गया था, तो ये विलायक बनेगा ना, विलियन कहाँ से बन जाएगा। विलायक का भार है 108 ग्राम, ठीक है। विलायक क्या है, जल, तो जल का भार यह 108 ग्राम है, ठीक है। क्योंकि कहा गया था 18 ग्राम जल और मिला दिया जाता है, तो 90 और 18 जो आया 108 ग्राम विलायक का भार है, ठीक है। तो एक्स विलेय की जगह यही चीज़ सिंपल डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं हम, विलेय के मोल बटे विलायक के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक के मोल, ठीक है। ऐसा क्यों लिख दिया सबको पता है ना, अभी यहाँ पे समझाया था। आएगा वही चीज़ विलेय के मोल बटे में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ है, विलेय 30 ग्राम है, विलायक 108 ग्राम है, मतलब विलेय कम है। जब विलेय बहुत ज़्यादा कम होता है तो हम नीचे वाले इसको छोड़ देंगे, इसे नगण्य मान लेंगे। तो सिंपल जैसे यहाँ पे आया था विलेय के मोल बटे विलायक के मोल, वैसा यहाँ पे रख दो। चाहो तो स्टेप बढ़ा लेना, यहाँ पे भी पहले एक बार ये वाला रखना विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, फिर इसको लिख देना नगण्य है ये, फिर आगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब जगह बची नहीं तो छोटा छोटा ही लिखेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे पी नॉट का पी नॉट पे भाग दे दो अलग अलग, तो पी नॉट बटा पी नॉट माइनस 2.9 बटा पी नॉट इक्वल टू विलेय के मोल का मतलब क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार कितना दिया गया है 30 ग्राम, ठीक है। और अणुभार तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा आपका भार बटे में अणुभार कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी अणुभार m माना था तो वहाँ पे भी विलेय का अणुभार m ही मानना है, ठीक है। क्योंकि विलेय इसमें कॉमन है, ठीक है। इसमें 30 ग्राम विलेय, इसमें भी 30 ग्राम, मतलब विलेय कॉमन है, इसलिए आपका m इसका भी अणुभार हो जाएगा, ठीक है। अब बात आएगी विलायक का भार। विलायक इस बार कितना है 108, पहले था 90। देखो यही चीज़ आपको ध्यान देना, पहले विलियन के लिए और दूसरे विलियन के लिए। पहले विलियन के लिए 90 था, दूसरे विलियन के लिए है विलायक 108 ग्राम, तो 108 ग्राम हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, इसका विलायक के मोल बराबर विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। तो भार इस बार 108 है, लेकिन अणुभार तो 18 ही होगा ना, अणुभार तो सेम होगा, सूत्र तो जल ही का है, तो 18 इसको रख दो यहाँ पे, ठीक है। सिंपल देख सकते हो, विलेय के मोल बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, भार तो वही है 30, अणुभार वही है m। और फिर विलायक के मोल विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार, भार है इस बार 108 ग्राम, 90 और 18 ग्राम और मिला दिया गया था, तो 108 ग्राम, अणुभार 18, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, तो 1 माइनस 2.9 बटा पी नॉट इक्वल टू, ये आपका फिर उसी तरह जाएगा 30 बटा m गुणे में 108 बटा 18, 18 बटा 108 हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो 108 बटा 18, 18 बटा 108, जैसे यहाँ पे 90 बटा 18 था, 18 बटे 90 हो गया था, वैसे ही 108 बटा 18, 18 बटा 108 हो जाएगा। 18 से काटो 18 छंगे 108, 6 से काटो 6 पंचे 30, यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 माइनस 2.9 बटा पी नॉट इक्वल टू 5 बटा m। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब आपका एकदम आसान हो चुका है, बस इतने ही तक ही मेहनत थी, आगे एकदम आसान है, ठीक है। इतने तक ही मेहनत थी, देख सकते हो कैसे पहला समीकरण ये आया, दूसरा समीकरण ये आया। अब बस आपको करना क्या है, दोनों समीकरणों से इस पी नॉट और इस m की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, तो वो भी अभी आपको निकाल के दिखाएंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल। पहले देखो इस क्वेश्चन को पूरा समझने का प्रयास करो, क्वेश्चन बड़ा है, कम से कम 5 नंबर पे तो आना ही आना है, ठीक है। तो पहले आपसे क्या क्या गया था, पहले विलियन पे आपको अलग अलग चीज़ें दी गई थी। देखो पढ़ लो, एक विलियन जिससे एक आवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम और 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया, 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है। विलियन में 18 ग्राम जल और मिला दिया गया, तो दोबारा अब देखो पहले 30 ग्राम मिले और 90 ग्राम जल था, ठीक है, अर्थात जल क्या है विलायक, और वाष्प दाब उसका 2.8 था। फिर उसमें 18 ग्राम और मिलाया गया, क्या विलायक अर्थात जल। तो विलेय तो उतना ही रहेगा, क्योंकि विलेय तो मिलाया नहीं, जल मिलाया, तो जल 90 से 18 और मिला दिया तो 108 हो जाएगा, तब वाष्प दाब 2.9 आ जाता है। तो यहाँ पर से हमने क्या किया, पहले विलियन के लिए राउल्ड का नियम लगाया, पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट इक्वल टू एक्स विलेय, आपका पूरी वैल्यू निकाली, ये आपका पहला समीकरण आया। ये दूसरे विलियन के लिए निकाला, दूसरा समीकरण आया ये। आप क्या करते हैं, सब लोग लो इसका स्क्रीनशॉट, ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण यहाँ पे लिख के हम आपको आगे का सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि अब इतना तो सबको समझ में आ ही चुका है, तो स्क्रीनशॉट कर लो क्योंकि अब जगह नहीं है, ठीक है। तो सिंपल भैया, जो समीकरण 1 आया था हमने लिख दिया, समीकरण 2 जो आया था वो लिख दिया। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से सबसे पहले लिखते हैं समीकरण, देखो दोनों को सॉल्व करके पी नॉट और m का मान हमें निकालना है, तो लिखते हैं समीकरण 1/2, समीकरण 1 में 2 का भाग कर देते, 1/2
2 करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करते हैं, 2 का भाग कर देते हैं। तो सिंपल ये समीकरण 1 ये समीकरण 2 भाग कर दो तो यहाँ पे आएगा 1 - 2.8 बटा पी नॉट बटे में 1 - 2.9 बटा पी नॉट इक्वल टू उधर क्या आ जाएगा, उधर है 6 बटा एम अपॉन में इधर कितना है 5 बटा एम, ये लिख दिया। सिंपल देख सकते हो क्या है भैया, 1 - 2.8 बटा पी नॉट इस पे था पहले समीकरण पे, दूसरे पे 1 - 2.9 बटा पी नॉट दूसरे समीकरण पे, पहले समीकरण पे 6 बटा एम, दूसरे समीकरण पे 5 बटा एम। अब यहाँ पर से इसे सॉल्व करोगे तो एम से एम हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे देखो अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं एलसीएम, यहाँ पे बटे में 1 मान लो, यहाँ पे बटे में 1 मान लो, एलसीएम लो। ऊपर देखो एलसीएम कितना आएगा पी नॉट और यहाँ पे 1 का भाग दोगे पी नॉट पे, पी नॉट का 1 से गुणा पी नॉट माइनस 2.8 अपॉन में यहाँ पे भी एलसीएम पी नॉट आएगा और बटे में यहाँ पे 1 का पी नॉट पे भाग पी नॉट बचेगा, पी नॉट का 1 से गुणा पी नॉट माइनस 2.9 इक्वल टू उधर एम से एम कट ही गया था 6 बटा 5 बच जाएगा। देख लो क्या किया, सिंपल कुछ नहीं यार, एलसीएम लिया है। ऊपर एलसीएम पी नॉट आया, सॉल्व किया पी नॉट माइनस 2.8, यहाँ पे एलसीएम पी नॉट आया, सॉल्व किया पी नॉट माइनस 2.9। पी नॉट से पी नॉट हो जाएगा आपस में कैंसिल क्योंकि यहाँ भी पी नॉट यहाँ भी कैंसिल। बचा कितना पी नॉट माइनस 2.8 बटे में पी नॉट माइनस 2.9, बचा कितना पी नॉट माइनस 2.8 पी नॉट माइनस 2.9 और उधर बचा 6 बटा 5। ठीक है, पी नॉट माइनस 2.8 बटे में पी नॉट माइनस 2.9 6 बटा 5। सॉल्व करो, तिर्यक गुणा कर दो इसका इससे इसका इससे, तो यहाँ पे जब गुणा हो जाएगा तो तिरछा गुणा करना है। ठीक है, तो तिरछा गुणा करते हैं, 5 के इससे गुणा होगा 5 पी नॉट माइनस 5 का 2.8 से 5 से 8 40 0 4 बचा, 5 दूना 10 और 4 14, एक अंक पे दशमलव लगा दो बराबर। इधर 6 का गुणा करो इस पर 6 पी नॉट माइनस 6 का 2.9 से गुणा 6 9 54 4 5 6 दूनी 12 5 17.4। ठीक है, कुछ नहीं किया, 5 का इधर गुणा किया 5 पी नॉट माइनस 5 8 40 0 4 5 दूनी 10 14.0, इधर इसका गुणा हुआ 6 पी नॉट माइनस 6 9 54 4 5 6 दूनी 12 5 17। आगे सॉल्व करते भैया, आप देखो इस वाले ये वाला है इसे इधर ले लेते हैं तो ये माइनस का इधर आएगा प्लस पे, तो 17.4 इधर माइनस 14.0, उधर 6 पी है और 6 पी नॉट है और ये प्लस का 5 पी नॉट उधर जाएगा माइनस का 5 पी नॉट। देख लो सिंपल 17.4 और ये माइनस का था इसे इधर ले लिया प्लस का हो गया 17.4 माइनस 14.0, ये 5 पी प्लस का था उधर भेज दिया माइनस का हो गया। सॉल्व करो 17.4 से 14.0 घटाओगे आ जाएगा 3.4 इक्वल टू 6 पी नॉट से 1 पी नॉट घटाओगे आएगा पी नॉट। ठीक है, 6 से 5 गया कितना आएगा, 6 पी नॉट से 5 पी नॉट गया 1 पी नॉट बचेगा। तो यहाँ पर से पी नॉट जो कि पी नॉट क्या है, जल का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब, तो लिखते हैं यहाँ पर से विलायक जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब पी नॉट कितना आ चुका है 3.4 और मात्रा क्या था वाष्प दाब का किलो पास्कल, तो किलो पास्कल। तो एक मान तो आपको निकल गया जो दूसरे नंबर पे पूछा गया है आपसे कि विलायक पी नॉट का मान बताओ, ये दूसरे नंबर पे आपसे पूछा गया है, दूसरे नंबर इस पे कि 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब बताओ, तो आपने पी नॉट का मान निकाल लिया, विलायक जल का वाष्प दाब बराबर 3.4 किलो पास्कल। पी नॉट का मान निकल गया तो अब इसको किसी भी समीकरण पे आप रख के आप इस m का मान अर्थात इस विलेय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो। तो इस पी नॉट का मान रख देते हैं समीकरण 1 पे, समीकरण 1 पे भी रख सकते हो, 2 पे भी रख सकते हो, जिस पे रख सकते हो रख दो। ठीक है, देखते हैं पी नॉट का मान समीकरण 1 पे, पी नॉट का मान समीकरण 1 पे रखने पर। ठीक है, तो पी नॉट का मान समीकरण 1 पे रखते हैं। समीकरण 1 ये रहा 1 - 2.8 बटा पी नॉट, पी नॉट की जगह कितना है 3.4 रख दो इक्वल टू 6 अपॉन में m। देख लो सिंपल 1 - 2.8 बटा पी नॉट की जगह 3.4 इक्वल टू 6 अपॉन m। एलसीएम ले लो, एलसीएम 3.4 आएगा, यहाँ पे 3.4 का 1 से गुणा 3.4 माइनस 2.8 इक्वल टू 6 बटा m। एलसीएम लेना तो सबको आता है ना, 3.4 एलसीएम आया, 1 का भाग दोगे आएगा 3.4, इसका ऊपर गुणा कर दो तो 3.4 माइनस 2.8, इसे घटाओगे आएगा 34 से 28 आएगा, कितना आएगा 28 6 34। ठीक है, 0.6 आएगा बटे में 3.4 इक्वल टू 6 बटा m। ठीक है, देख लो
यहाँ पे 3.4 से 2.8 जाएगा 0.6/3.4। ऊपर भी एक अंक पे दशमलव, नीचे भी दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6/34 बराबर 6/m। ठीक है, यहाँ से m का मान निकाल लो तो m बराबर आ जाएगा, देखो m को इधर ले लो, 34 का 6 से गुणा होगा, 6 × 34/6। सिंपल देख लो, m को हमने इधर ले लिया, ये वाला जो इधर 6 नीचे चला जाएगा, 34 जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 34/6, 6 से 6 गया, m बराबर 34। m का मान 34 आ जाएगा भैया। ये आपका पहले नंबर पे पूछा गया था आपका विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो ये आपका विलेय का मोलर द्रव्यमान आ गया 34 मोलर द्रव्यमान 34 आ चुका है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, 34 आंसर आ चुका है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, देख सकते हो भैया, बड़ा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व हुआ देख सकते हो यार। ठीक है, तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था, सिंपल, पहले इतनी वैल्यू दी गई थी, पहले विलयन के लिए अलग समीकरण बनाए, दूसरे विलयन के लिए अलग समीकरण, ये दोनों समीकरण आए, दोनों को भाग कर दिया, भाग करने पे हमें पहला P0 का मान मिला, जो कि P0 क्या है, जल का वाष्प दाब है, यही निकालना था, तो ये निकल गया 3.4 kPa। फिर P0 का मान चाहे समीकरण 1 पे रख दो चाहे 2 पे रख दो, आंसर निकाल लोगे तो आ जाएगा 34। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछा गया था किस पे, पहले नंबर पॉइंट पे, तो पहला विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है 34, और दूसरा विलायक जल का वाष्प दाब कितना है 3.4 kPa। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। बड़ा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी के से जान लो, न्यूमेरिकल आपके आएंगे जरूर, तो इनको आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो भैया आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21.20 या 20वां क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मस्त है। ठीक है, 1-2 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है पिछले वर्षों पे। देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, शक्कर है आपके पास, शक्कर का 5% W/W विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है तो ग्लूकोज के 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन, 2 या 3 सालों में पूछा जा चुका है अभी तक, तो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, पढ़ो ध्यान से। शक्कर का 5% वेट बाई वेट W/W लिखा है ना, ये W/W, W/W का हमने आपको कितने बार मतलब बताया है, W/W का मतलब होता है वेट बटे में वेट का मतलब भार बटे भार, या द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, भार बटे भार प्रतिशत, मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये जो W/W दिया गया है, ये 5% द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है किसका, शक्कर का। तो और इसका हिमांक विलयन का कितना दिया गया है, 271 केल्विन। यदि शुद्ध जल का हिमांक इतना हो तो ग्लूकोज के 5% विलयन का हिमांक कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जो दिया नोट करते हैं। पहले हमारे पास शक्कर, सॉल्व देखो लिख दिया गया, शक्कर है हमारे पास। शक्कर को बोलते हैं शर्करा या शुगर। इसका सूत्र आपको याद कर लेना है, इसका सूत्र होता है C12H22O11। इसे बोला जाता है शक्कर या शुगर या शर्करा। ठीक है, तो ये है आपके पास C12H22O11। इसका 5% विलयन है आपके पास W/W, 5% W/W विलयन है, मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया 5%। और द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र भी सबको पता होगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। क्या सूत्र होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो यहाँ पर से 5% वेट बाई वेट है, तो उसका क्या मतलब है, 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में, 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अगर 5% आपको दिया गया, मतलब 5 ग्राम विलेय कितने ग्राम विलयन में, जब परसेंट लगा होता है मतलब 100, तो 100 ग्राम विलयन में। अगर यहीं पे 10% होता तो 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, 5% तो 5 ग्राम मिले 100 ग्राम मिलियन में, 10% तो 10 ग्राम मिले 100 ग्राम मिलियन में, 20% तो 20 ग्राम मिले 100 ग्राम मिलियन में, मतलब जितना परसेंट हो उतने ही ग्राम मिले और 100 ग्राम मिलियन में। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अगर 5% W/W दिया है तो मतलब ये द्रव्यमान प्रतिशत है, और 5% का मतलब 5 ग्राम मिले 100 ग्राम मिलियन में। ठीक है, अब कहा गया विलयन का हिमांक, इसके विलयन का हिमांक आपको दिया गया है, विलयन का
हिमांक किसके विलयन का, इस शक्कर या शुगर या शर्करा के। तो विलयन का हिमांक इसके दिया गया है। विलयन के हिमांक को पता है किससे डिनोट करते हैं, विलयन के हिमांक को टीएफ से लिखा जाता है। विलयन का हिमांक दिया गया है कितना आपको, 271 केल्विन, तो लिख दो 271 केल्विन, ये विलयन का हिमांक दिया गया है। अब कह रहा है यदि शुद्ध जल का हिमांक, यदि जल का हिमांक, जल का हिमांक, जल क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल किसका कार्य करेगा, विलायक का, क्योंकि जब 5 ग्राम विले तो यहाँ पे जल क्या हो जाएगा, विलायक। विलायक का हिमांक कितना हो जाएगा, विलायक का हिमांक दिया गया है 273.15 और विलायक के हिमांक को हम TF नॉट लिखते हैं, TF नॉट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, TF नॉट, और इसका दिया गया है 273.15 केल्विन। ठीक है, ये आपको दिया गया है किसका, जल या विलायक का हिमांक। आप देखो, आप यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे, जैसे 5 ग्राम विले 100 ग्राम विलियन में लिखा आपने, यहाँ पे क्या लिखा कि 5% का मतलब 5 ग्राम विले 100 ग्राम विलियन में, तो आप यहाँ पर से विलायक भी निकाल सकते हो 100 ग्राम विलियन में, यही मतलब हुआ था 5% का। तो यहाँ पर से विलायक का भार भी आप निकाल सकते हो कि विलायक का भार जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा 100 - 5 मतलब कि 95 ग्राम। कितना हो जाएगा, 95 ग्राम। समझ रहे हो ना यहाँ पे कैसे आया ये कहाँ से इरेज हो गया। ठीक है, क्या था फिर से समझो, 5% विलियन मतलब 5 ग्राम विले 100 ग्राम विलियन में, तो जब 5 ग्राम विले विलियन है 100 ग्राम, तो विलायक कितना होगा, विलियन माइनस विले, विलियन 100 माइनस विले 5, तो 100 - 5 95 ग्राम। फिर कहा गया इसके विलियन का हिमांक 271 केल्विन, तो विलियन के हिमांक को TF लिखा जाता है 271 केल्विन। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन हो, तो फिर कहा गया इसके बाद, अभी तो ये शक्कर वाले विलियन की बात हो रही थी, अब इसके बाद ग्लूकोज वाले विलियन का सुनो। इसके बाद है ग्लूकोज का विलियन, ग्लूकोज का विलियन। ठीक है, ग्लूकोज का कितना विलियन है, 5% विलियन, ग्लूकोज का 5% विलियन। ठीक है, ग्लूकोज का 5% विलियन, और इसका भी कैसे होगा, W/W, क्योंकि जब ऊपर एक बार बता दिया गया W/W में, तो इसका भी W/W, और इसका जब 5% विलियन W/W, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज है तो 5 ग्राम ग्लूकोज, 5 ग्राम ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सूत्र भी सब लोग जान लो, C6H12O6, 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलियन में। यहाँ से भी आप विलायक का भार निकाल सकते हो, विलायक का भार निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, विलियन माइनस विले मतलब 100 - 5 95 ग्राम। ठीक है, 95 ग्राम। सिंपल देख लो क्या किया हमने, पहले शक्कर का विलियन मिला था 5% था, तो 5 ग्राम विले 100 ग्राम विलियन में विलायक निकाला 95 ग्राम। विलियन का हिमांक TF होता है, तो TF हो गया 271 केल्विन दिया है। जल का हिमांक TF नॉट 273.15 केल्विन है। फिर कहा गया जब ग्लूकोज का विलियन है, ग्लूकोज का सूत्र जरूर याद रख लो, C6H12O6 ग्लूकोज का होता है, और शक्कर का सूत्र C12H22O11 होता है। दोनों का सूत्र देख सकते हो, ठीक है, दोनों का सूत्र देख सकते हो। अब आपको विलायक का भार निकाल दिया 100 - 5 95। अगर शक्कर के विलियन और ग्लूकोज के विलियन में बात करें, तो यहाँ पे विले 5 ग्राम है, इसमें भी विले 5 ग्राम है, लेकिन इस पे शक्कर है, इसमें क्या है, ग्लूकोज। और इस पे अगर बात करें विलायक की, तो विलायक इस पे भी क्या है, जल है, क्योंकि जल का हिमांक दिया गया, तो विलायक इसमें भी जल है और विलायक इसमें भी जल है। ठीक है, क्योंकि जब जल का हिमांक दिया गया है, तो इसमें भी जल है, इसमें भी जल। तो शक्कर के विलियन और ग्लूकोज के विलियन में एक चीज़ कॉमन है कि जल का हिमांक इस पे भी दिया गया है, सॉरी, जल इस पे भी विलायक है और जल इस पे भी विलायक है, और यहाँ पे भी विलायक या जल का भार 95 ग्राम है, यहाँ पे भी जल का भार 95 ग्राम है। तो ये दोनों चीज़ कॉमन मिल रही है। अब आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन पे, वो बात करते हैं। निकालना है आपको शुद्ध जल का हिमांक इतना है, तो ग्लूकोज के 5% विलियन का हिमांक, आपको ग्लूकोज के विलियन का हिमांक, ग्लूकोज के विलियन का हिमांक TF निकालना है। विलियन के हिमांक को TF लिखते हैं ना, तो TF निकालना है। ग्लूकोज के विलियन का हिमांक निकालना है। ये अभी जो ऊपर दिया था, ये विलियन का हिमांक किसका है, शक्कर वाले का। आपको ग्लूकोज के विलियन का हिमांक निकालना है। कैसे निकालें, फॉर्मूला तो सबको पता होगा, ये वाला हिमांक में अवनमन का, डेल्टा TF बराबर KF × M, ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता होगा, पता है कि नहीं। डेल्टा TF होता है हिमांक में अवनमन,
और के एफ क्या होता है, के एफ होता है हिमांक अवनमन्य स्थिरांक या मोलल अवनमन्य स्थिरांक, और एम क्या होता है, मोललता होती है, ये सबको पता है ना। यहाँ पर से अगर बात करें डेल्टा टी एफ को आप टी एफ नॉट माइनस टी एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। डेल्टा टी एफ को टी एफ नॉट माइनस टी एफ भी लिख सकते हो, और इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या होता है, मोललता। मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे में विलायक का भार, अगर ग्राम में दिया है तो ग्राम में, विलायक का भार ग्राम में और ऊपर 1000 का गुणा, ये सूत्र होता है मोललता का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सिंपल होता है हिमांक में अवनमन का, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, और डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन होता है, इसे आप टी एफ नॉट माइनस टी एफ लिख सकते हो। टी एफ नॉट होता है विलायक का हिमांक, और टी एफ होता है आपका किसका, टी एफ होता है किसका, विलयन का हिमांक, ठीक है। और के एफ आपका क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक। एम होती मोललता, मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे में विलायक का भार ग्राम में ऊपर 1000 का गुणा। आप देखो, आप यहाँ पर से पहले क्या करते हैं, पहले वाले विलयन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यू रख के हम लोग के एफ का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो हमें टी एफ भी पता है, टी एफ नॉट भी पता है, विलेय के मोल हम निकाल लेंगे, विलायक का भार भी पता है। तो ये जो शक्कर का विलयन है, इससे हम क्या करते हैं, इसके लिए के एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके लिए इस के एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। और जब इस के एफ की वैल्यू निकल आएगी तो देखो इसमें भी विलायक सेम है, इसमें भी विलायक सेम, इसमें भी 95 ग्राम विलायक, इसमें भी 95 ग्राम। तो जब विलायक सेम पड़ रहा है तो इसका के एफ इस पे यूज आ जाएगा और उससे विलयन का हिमांक निकल आएगा। तो सबसे पहले हम इस शक्कर वाले विलयन के लिए हिमांक निकालते हैं, ठीक है। शक्कर वाले विलयन के लिए क्या निकालते हैं, के एफ की वैल्यू निकालते हैं, मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो चलो निकाल के आपको दिखाएं। सबसे पहले शक्कर वाले विलयन के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, चाहे तो लिख लेना शक्कर वाले विलयन के लिए, ऊपर क्या लिख लेना, शक्कर के विलयन के लिए, ठीक है। सही से आप लोग लिख लेना, शक्कर के विलयन के लिए डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, और ये वाला फॉर्मूला। अब बात आती है टी एफ नॉट। टी एफ नॉट की वैल्यू शक्कर के लिए कितनी है, 273.15 रख दो, माइनस टी एफ की वैल्यू कितनी है, 271 रख दो, के एफ की वैल्यू निकालनी है, इंटू विलेय के मोल। विलेय के मोल तो सबको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। चाहे तो आप एक बार यहाँ पे लिख भी सकते हो विलेय का भार बटा अणुभार, या डायरेक्ट आपको वैल्यू बताओ तो रख भी दो। विलेय, विलेय कौन है, यही आपका ग्लूकोज, सॉरी ये शक्कर है यार, शक्कर यहाँ पे विलेय, नीचे वाले पे ग्लूकोज विलेय, ठीक है। तो यहाँ पे विलेय कौन है, शक्कर। तो शक्कर कितना है, 5 ग्राम इसका भार है, और अणुभार शक्कर के निकाल लेते हैं, C12H22O11, इसका अणुभार निकाल लेते हैं, ठीक है। कार्बन का होता है 12, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, 22 है तो 1 गुणे 22, ऑक्सीजन का 16 कितने 11, तो 16 गुणे 11, जोड़ लो सबको, 12 12 में 144 प्लस 22 16 11 176, जोड़ दो, 6 2 8 4 12 की 2 1 हासिल, 7 1 8 2 10 4 14 की 4 1 हासिल, 1 1 2 1 342, 342 इसका अणुभार आ जाएगा, ठीक है। कार्बन का 12 होता है, 12 थे तो 12 गुणे 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 22 है तो 1 गुणे 22, प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुणे 11। इसी टाइप से ग्लूकोज का भी निकाल लो, C6H12O6 का, ठीक है। कार्बन का 12, कितने कार्बन 6 तो 12 गुणे 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 तो कितने हाइड्रोजन 12 तो 1 गुणे 12, ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुणे 6। सॉल्व करो, 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, 96 2 98 10 108 2 10 70 मिला के 180। तो ग्लूकोज का अणुभार 180 और यहाँ पे शक्कर का अणुभार 342। तो देखो आप सारी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। अभी हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पर वाला, ये शक्कर के विलयन के लिए लगा है, ठीक है। तो ये शक्कर के विलयन के लिए लगा है, तो यहाँ पे विलेय का मोल की जगह क्या रखोगे, शक्कर का भार बटे शक्कर का अणुभार लिख सकते हो, विलेय का भार बटे अणुभार। चलो एक स्टेप बढ़ा लो, मन है आपका तो बढ़ा लो, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ब्लैक से ही लिख दो ना यार, जब ब्लैक से लिखा तो ब्लैक से ही लिख दो, भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार आएगा और गुणे पे ये वाला विलायक का भार हो जाएगा, और ऊपर 1000 का गुणा भी हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो विलेय के मोल की जगह क्या रख दिया, भार बटा अणुभार, अणुभार इसके साथ गुणे में आ जाएगा क्योंकि ये नीचे था, अणुभार भी नीचे आएगा तो गुणे पे हो जाएगा। आप देखो 273.15 से 271 काटो, मतलब घटाओ, ठीक है, घटाना है, काटना नहीं, घटाना है, ठीक है। 273.15 से 271 काटोगे तो 271 और 2 73, तो 2.15 आ जाएगा घटाने पे। मतलब कि जब 273.15 से 271 को घटाओगे तो 2.15 आएगा, इक्वल टू के एफ इंटू
विलेय का भार बटे विलेय का आड़ू भार। शक्कर वाले विलयन के लिए पहले निकाल रहे हैं, तो शक्कर वाले का भार कहाँ पे है, ये 5 ग्राम, तो 5 ग्राम रख दो। बटे में आड़ू भार कितना है, आड़ू भार इसका है 342, शक्कर का 342 है, तो 342 रख दो। गुणे में विलायक का भार, विलायक कहाँ पे भैया, विलायक कहाँ है, देखो बताओ सब लोग, ये रहा 273, सॉरी ये तो हिमांक है। विलायक का भार बताओ, 95 ग्राम, 95 रख दो, गुणे 1000। ठीक है, देख सकते हो, सिंपल देख लो। विलायक का भार कहाँ है, ये 95 ग्राम दिया तो हमने रख दिया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करने का प्रयास करें सब लोग। तो देखो यहाँ पर से KF की वैल्यू निकालते हैं। KF को यहीं रहने दो, ठीक है, KF को यहीं रहने दो। बचेगा कितना, 2.15 था इधर, तो 2.15 रख दो। ये वाली वैल्यू नीचे इधर आ जाएगी इस पे गुणे पे, तो 342 गुणे 95 बटे में इधर जो गुणे में थी ये नीचे आ जाएगी भाग पे, बटे में 5 गुणे 1000। ठीक है, ये आ गई KF की वैल्यू, ये आ गई KF की वैल्यू। देख सकते हो, सिंपल भैया सब लोग देख लो, सिंपल देख लो क्या किया हमने। यहाँ पर देखो KF की मान निकालना है, KF को यहीं पे रखो। 2.15 था, 342 का इस पे गुणा हो जाएगा और 95 का भी हो जाएगा, क्योंकि नीचे है भाग पे, ऊपर आएगा गुणा पे। इधर ये जो गुणा पे नीचे आ जाएगा भाग पे, इतना आ गया। ये आ गई KF की वैल्यू। आप देखो ग्लूकोज वाले विलयन के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं और उस पर KF की वैल्यू रख के हम लोग मान निकाल लेंगे। तो लिखते हैं ग्लूकोज के विलयन के लिए, ग्लूकोज के विलयन के लिए। ठीक है, ग्लूकोज के विलयन के लिए लगाओगे फार्मूला वही डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। ये ग्लूकोज के विलयन के लिए लग रहा है। ठीक है, तो डेल्टा TF की वैल्यू अभी बाद में हम लोग निकालेंगे। यहाँ से डेल्टा TF को अभी ऐसे ही रखे दो, इक्वल टू KF। KF ये आया है, इसको रख दो 2.15 गुणे 342 गुणे 95 बटे में 5 गुणे 1000 गुणे M का फॉर्मूला वही आएगा, विलेय के मोल बटे में विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। सीधा सीधा हम यही रख रहे हैं डायरेक्ट, भार बटाड़ू भार किसका, विलेय का। विलेय इस बार कौन है, ग्लूकोज है। भार बटाड़ू भार गुणे विलायक का भार, विलायक का भार, और ऊपर हो जाएगा 1000 का गुणा। ठीक है, सिंपल देख लो। KF की वैल्यू ये है 2.15 गुणे 342 गुणे 95 बटे में 5 गुणे 1000। और यहाँ पे M की वैल्यू रखनी थी, तो M की वैल्यू पहले रखोगे सूत्र, विलेय के मोल बटे विलायक का भार गुणे 1000, ये रखोगे। फिर इसके बाद आएगा विलेय का भार बटे विलेय का आड़ू भार इंटू विलायक का भार ऊपर 1000। तो सिंपल हमने डायरेक्ट यहाँ पे यही रख दिया मोललता की जगह। अब आपको सारी वैल्यू रखनी है, आंसर निकाल लेना है। तो देखो रखते हैं डेल्टा TF बराबर, डेल्टा TF बराबर 2 ये सारी वैल्यू अभी लिखे रहो। ठीक है, अभी देखेंगे कुछ कट रहा होगा तो काट लेंगे। 342 गुणे 95 बटे 5 गुणे 1000। ठीक है, इतना आगे सिंपल। आप देखो यहाँ पे ग्लूकोज की बात हो रही, तो ग्लूकोज का भार देखो कितना है, ग्लूकोज का भार 5 ग्राम है, 5 ग्राम रख दो। बटे में ग्लूकोज का आड़ू भार, ऊपर 1000 भी है, 1000 भी रख लो। ठीक है, देख लो ग्लूकोज का भार 5 है, 5 रखा, ऊपर 1000 है तो 1000 भी रख दिया। बटे में ग्लूकोज का आड़ू भार ये 180 निकाला है, यहाँ पे 180 रख दो। गुणे में विलायक का भार, विलायक कौन है भैया, विलायक यहाँ पे भी जल है और भार 95 ही है, तो 95 ही रख दो। देख सकते हो कुछ नहीं किया कि ये KF की पूरी वैल्यू है 2.15 गुणे 342 गुणे 95 बटे 5 गुणे 1000। गुणे में मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का आड़ू भार इंटू विलायक का भार ऊपर 1000। तो विलेय का भार ग्लूकोज वाले के लिए कितना है, 5 ग्राम, और आड़ू भार इसका 180 है तो 180 रख दिया, और विलायक का भार 95 तो 95 रख दिया। जो कट रहा हो काटो। 95 है, ऊपर 95, 95 से 95 कट गया। देख लो ऊपर भी 95, नीचे भी कट गया। और यहाँ पे ऊपर 1000 है, नीचे 1000 है, कट जाएगा। ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, कट जाएगा। इसलिए ही अभी गुणा नहीं किया था कि कट जाएगा तो काट लेंगे भैया, है ना। तो अब देखो जो जो बचा लिखो यहाँ पे, डेल्टा TF बराबर बचा क्या है, 2.15 गुणे 342 बटे में 180, इतना बचा है। ठीक है, इतना बचा है। ठीक है, तो आप इससे काटते हैं, इतना बच गया 2.15 गुणे 342 और बटे में 180। इसे 18 से काट देते हैं। देखो 18 दाम 180 हो जाएगा, इसे 18 से काटो तो कितना आएगा, 18 एक कम 18 बचा 16, 16 और 2 मिला के 162, 18 नैया 162, यही तो आएगा ना।
ठीक है, 18 नहीं है, 162 ही तो होता है। तो 18 से इसे काटा, 18 में 180 इसे काटा तो 19। अब 19 का कर देते इस पे गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे सही से देखते रहना, शायद दिख रहा हो आप लोगों को। 19 से करते गुणा, 19 पंचे 95 की 5 9 हासिल, 19 इक्कम 19 9 28 की 8 2 हासिल, 19 दूना 38 2 मिला के 40, 40 और 2 अंक पे दशमलव, 40.85 बटे में 10। आगे जब 10 का भाग दोगे तो आएगा 4.085। ये आ गया आपके पास डेल्टा TF की वैल्यू, ठीक है। डेल्टा TF की वैल्यू आ गई 4.085। देखो शायद दिख ना रहा हो, रुको आपको अभी दिखाते, टेंशन ना लो। ठीक है, आप देखो दिख रहा होगा, ठीक है। क्या आया, 40.85 आया था, 10 का भाग दे दिया 4.085। ये आया डेल्टा TF की वैल्यू। ये किसके विलयन के लिए, ग्लूकोज के। और ये जो डेल्टा TF निकला है ग्लूकोज के विलयन का निकला है। और ये होता क्या है डेल्टा TF, हिमांग में अवनमन। आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है भैया, यहाँ पे लिखा नहीं था, क्या निकालना था, ये विलयन का हिमांक, ग्लूकोज के विलयन का हिमांक TF निकालो। तो अब तो आसानी से निकल आएगा। जब डेल्टा TF 4.085 आ गया तो यहाँ पर से देखो, आपको यहीं पे हम सॉल्व पे निकाल के दिखाते, क्योंकि अब जगह बची नहीं बोर्ड पे। आप लोग इसके जस्ट नीचे निकालना। तो डेल्टा TF बराबर आया है 4.085। और डेल्टा TF बराबर सूत्र क्या होता है, TF नॉट माइनस TF। यहाँ पे रख दो, TF नॉट माइनस TF बराबर 4.085। TF नॉट की वैल्यू आपको पता है, जल का हिमांक, दोनों पे जल ही तो है तो दोनों का सेम होगा, 273.15। ठीक है, TF नॉट की वैल्यू माइनस TF बराबर 4.085। यहाँ पर से TF का मान निकालना है, TF ही विलयन का हिमांक है, तो TF को उधर भेज दो, इसे इधर ले लो। तो 273.15 माइनस 4.085 बराबर TF। ठीक है, सॉल्व पे लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब आगे जब इसे सॉल्व करोगे तो TF का जो मान आएगा, TF का जो मान आएगा, सॉल्व कर लेना, केवल घटाना है। 273.15 से 4.085 घटाओगे तो 269.07 करके आएगा। ठीक है, 07 आना चाहिए, या घटा के देख लेना। 10 में 5 जाएगा 5। सिंपल। अब यहाँ पे सही से समझो, डेल्टा TF की वैल्यू 4.085 आई थी कि नहीं, आई थी ना। तो यहाँ पर सिर्फ डेल्टा TF की जगह लिख सकते हो TF नॉट माइनस TF, हमने लिख दिया, इक्वल टू 4.085। TF नॉट क्या है, जल का हिमांक या विलायक का हिमांक, ये आपको दिया गया है कितना, 273.15। TF निकालना है, ये विलयन का हिमांक है, किसके, ग्लूकोज वाले विलयन का। यहाँ पे 4.085, तो इससे प्लस का इधर ले लो, माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस को उधर जाएगा प्लस का। तो 273.15 माइनस 4.085 इक्वल टू TF। यहाँ से घटा देना तो TF बराबर कितना आ जाएगा, 269.065। और किस में मात्रक आएगा, केल्विन मात्रक है, तो केल्विन पे आएगा, यही हो जाएगा आंसर। यही ग्लूकोज के विलयन का हिमांक है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करो सब लोग। क्या था क्वेश्चन, शक्कर का पहले 5% विलयन था, उसका हिमांक इतना था। यदि शुद्ध जल का हिमांक इतना हो तो ग्लूकोज के 5% विलयन के हिमांक की गणना करो। तो क्वेश्चन पे जो दिया हो सिस्टमेटिक ढंग से रखो, फिर उसे सॉल्व करो। शक्कर का विलयन इतना था तो 5 ग्राम मिले 100 ग्राम विलयन में। विलायक यहाँ से निकाल लिया, 95 आया। विलयन के हिमांक को TF लिखते हैं, वो दिया गया था 271 केल्विन। विलायक के हिमांक को TF नॉट कहते हैं, वो दिया गया था 273.15। अब यहाँ से हमने शक्कर का अणुभार यहाँ पे निकाल लिया। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, अणुभार ये निकला। ग्लूकोज का C6H12O6, इसका अणुभार ये निकला। अब यहाँ पर से इस पे ग्लूकोज वाले विलयन पे 5% विलयन था, तो 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में। विलायक निकाला, इस पर भी 95 आ जाएगा। आपसे कहा गया ग्लूकोज के विलयन के हिमांक की गणना करो, तो ग्लूकोज के विलयन का हिमांक आपको निकालना है। फिर इसके बाद क्या हुआ, पहले हमने क्या किया, शक्कर वाले विलयन के लिए डेल्टा TF बराबर KF × M लगाया। KF का मान यहाँ से निकाला, ये आया, ये KF का मान आया। फिर ग्लूकोज वाले विलयन पे हमने KF की वैल्यू रख दी, और यहाँ पर से हमने डेल्टा TF का मान निकाल लिया। ठीक है, KF की वैल्यू यही पूरी सेम रख दी, और सॉल्व करके डेल्टा TF का मान निकाल लिया। डेल्टा TF यहाँ पे क्या है, हिमांक में अवनमन, लेकिन हमें चाहिए क्या, ग्लूकोज के विलयन का हिमांक। विलयन का हिमांक चाहिए। विलयन के हिमांक को किससे लिखते हैं, TF से लिखते हैं, इसलिए हमें TF चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा TF बराबर आया 4.085। यहाँ से निकालेंगे TF नॉट माइनस TF बराबर 4.085। तो TF जो विलयन का हिमांक है उसकी वैल्यू आ जाएगी 269.065 केल्विन। ठीक है, तो जितने 3 ही क्वेश्चन हुए इस वीडियो पे, लेकिन तीनों क्वेश्चन बेहतरीन थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, इसलिए शायद 1 घंटे का वीडियो भी बन चुका है। ठीक है, मेहनत लगी है।
आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। तो समझ में आया यार तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे न हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप इसके पहले के जितने न्यूमेरिकल हो चुके हैं उनके वीडियो भी देख सकते हो जाके, और इस पूरे पार्ट विलियन चैप्टर के सारे जितने भी टॉपिक अभी तक हो चुके हैं थ्योरी वाले भी, वो भी आपके उसी प्लेलिस्ट पे हैं। तो सिंपल डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, क्लास 12 केमिस्ट्री की भी है और फिजिक्स की भी है, दोनों से जाके बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हो अपनी, ठीक है। और चैनल पे ना हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, और यार ये जो क्लासेज रहती है ना इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो जिससे उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, स्क्रीनशॉट ले लो।